Hello, Namaskar to everyone. Today we are discussing the BSc Nursing paper 2022. Okay, आज हम BSc Nursing paper 2022 डिस्कस करने वाले हैं और जो भी बच्चा नर्सिंग प्लेक्सेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल्स लेना चाहता है वो हमारा प्रोमो कोड्स यूज कर सकता है। हमारे सिलेबस की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में भी उसे कुछ कंसेशन मिल जाएगा, जैसे कि 50% कंसेशन हमारे सिलेबस के इनिशियल कॉस्ट में है और हमारा अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं टीचर्स का तब भी आपको 50% और डिस्काउंट्स हो जाएगा। ठीक है ना। जो प्रोमो कोड्स है नर्सिंग प्लेक्सेस के लिए, जो हमारे टीचर्स का प्रोमो कोड्स है वो आप यूज कर सकते हैं। प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं आप JKM JKM 0102। ये आप प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 50% और डिस्काउंट्स मिल जाएगा जो भी आपके सिलेबस होगा उस पर। ठीक है ना। ओके, अगर आप अपने फ्रेंड्स को इस तरीके का प्रोग्राम आप सेंड करना चाहते हो, ये तो बायो लिंक में जो दे रखा है, आप इस प्रोग्राम को सेंड करना चाहते हो, अगर वो आपका फ्रेंड या आपके जो भी कलीग्स है अगर वो भी डाउनलोड करते हैं और इससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 100 कॉइन्स मिलते हैं। आपके कॉइन्स 100 कॉइन्स जो आपके हैं वो 85 रुपीज के हैं, तो आपके जो भी सिलेबस में जो भी सिलेबस का अमाउंट है उसमें से 85 रुपीज और लेस किए जाएंगे। ठीक है ना। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स दोनों के लिए, यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा जाएगा देन इट एक्सपीरियंस, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो ऐसे केसेस में जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तो डायपोल हमेशा सिर्फ टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है। किसका एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क का। नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क का करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इलेक्ट्रिक जो आपका डायपोल है वो आपका फोर्स और टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, चार ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। कि पहला ऑप्शन हमारा आ गया फोर्स एंड टॉर्क, यानी कि बल तथा आघूर्ण। अब बल तथा आघूर्ण के लिए ये यूनिफॉर्म के लिए होता है, यानी कि एफ जो आपका बल होता है इसमें वो क्यू ई के इक्वल होता है, जो कि आपके कपल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो टॉर्क आपका होता है टाउ इक्वल टू पी इंटू ई, जो कि आपका आघूर्ण होता है। ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म के केसेस में होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में सिर्फ टॉर्क जनरेट होता है। ओनली फोर्स भी नहीं हो सकता नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में। ठीक है ना। नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, यानी कि ना तो फोर्स होगा और ना ही टॉर्क होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ओनली टॉर्क। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge q is enclosed in a sphere of radius capital R. If radius of sphere doubles, what effect on electric flux? यानी कि अगर एक चार्ज q है, एक त्रिज्या r के गॉसियन गोले में परिबद्ध है, यानी कि उस इनक्लोज्ड है, enclosed in a sphere of radius r. If radius of sphere double, when effect of the electric flux? देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होता है, ओके वन सेकेंड, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है फाई सफिक्स में ई इक्वल टू ये होता है ई डॉट ए के इक्वल। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी डिपेंड्स जो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, इनक्लोज चार्ज पर, ना कि वो डिपेंड्स करता है कि रेडियस पर। ठीक है ना। ओके, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा। पहला लिखा है बिकम्स हाफ हो जाएगा, नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा, डबल होगा, या बिकम्स 4 टाइम्स। तो याद रखिए रिमेन सेम रहता है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि फाई सफिक्स में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके
Q के. It's always be depends on the enclosed charge, magnitude of enclosed charge. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, two similar and equal charges are placed 3 meter apart, experience the repulsive force of 1.6 Newton. The value of each charge will be, यानी कि हमारे पास टू इक्वल चार्जेस हैं. टू इक्वल चार्जेस हैं, तो टू इक्वल चार्जेस में हमारा जो फर्स्ट चार्जेस है वो हमने Q मान लिया, और सेकंड भी हमने क्या मान लिया, Q मान लिया है. ठीक है ना. हमारा फर्स्ट चार्जेस और ये हमारा हो गया सेकंड चार्ज. ठीक है. इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपने मान ली 3 मीटर, जैसा कि गिवन है. एक्सपीरियंस है रिपल्सिव फोर्स ऑफ, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है आपका, रिपल्सिव फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो कितना हो गया, रिपल्सिव फोर्स आपका हो जाएगा 1.6 न्यूटन. रिपल्सिव फोर्स आपका गिवन है. द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी, आपको Q1 पता है, Q1 इक्वल टू Q2 होता है, और इन दोनों की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इंडिविजुअली वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी. ओके, चलिए अब आपको क्या करना है. अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए. ओके ये जो चार्ज ए एंड बी पॉइंट्स पर रखे हैं, इसके बीच का मीडियम आपका गिवन नहीं है, तो बीच का मीडियम मैंने एयर मान लिया, एयर. तो ऐसे केसेस में आपका हो गया के इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹. ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये सिर्फ एयर एंड वैक्यूम्स के लिए आप ये मीडियम कॉन्स्टेंट्स है, एयर एंड वैक्यूम्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, एयर एंड वैक्यूम. ठीक है. ओके, देन मुझे फोर्स फाइंड करना है, वो मुझे क्यू फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब आपको Q1 Q2 इक्वली दे रखा है, तो आप इसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, Q स्क्वायर इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन K. F की वैल्यू आपको पता है कि 1.6 है, और R आपका जो आपका R है, ठीक है, R आपका कितना है, 3 आपका जो है, 3 3 से कितना हो जाएगा, 3 3 से आपका 9 हो जाएगा, 9 हो गया. ओके, 3 3 से 9 हो जाएगा यहाँ पर आकर, और के अपॉन में आएगा, तो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ के की वैल्यू ये होती है. ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, और आपने इस कंडीशन में क्या किया, इसे इससे कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास जो आएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आएगा. ठीक है. अब क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसे 1.6 की जगह 16 कर सकते हो, 10⁻⁻10 कर दीजिए, ये कूलम हो गया. क्यू इक्वल्स टू आपका जो होगा, जो जैसे आपने रूट चढ़ाया, तो आपका ये 4 इंटू 10⁻⁻5 हो गया. आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 40 माइक्रो कूलम. तो आपका Q1 जो होगा वही आपका Q2 होगा, और ये आपका हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम. तो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए रखे हैं. 4 ऑप्शंस में जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है. ठीक है ना. ये 40 माइक्रो कूलम, ये डबल बार लिख गया है, ऐसे कुछ नहीं है, 40 माइक्रो कूलम हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से दिया है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4. अब डाइपोल मोमेंट आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले 2 साल से लगातार रिपीट हुआ है, ये 2021 में भी है, 22 में भी है. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं. P की वैल्यू आपकी दे रखी है 3.4 इंटू 10⁻⁻31. ओके, 3.4 इंटू 10⁻⁻31. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, जैसे आपने इस वैल्यू को यहाँ रखा, और इसकी जो यूनिट्स होगी वो कूलम मीटर है. द डिस्टेंस, ठीक है. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन आयंस विल बी, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, आयंस के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपने 12 फाइंड करना है. आपको पता है
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। आपको फाइंड करना है 2L इक्वल्स टू P अपॉन Q से, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका है आपने इसमें वैल्यू पुट की है 3.4 इंटू 10 to the power -31। अब HCl आपका कितना है, HCl आपको पता है कि HCl जो आपका है एक H हो गया मॉलिक्यूल्स, और सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स आपका हो गया Cl, ठीक है। यानी कि Q इक्वल्स टू Ne को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne होता है। ओके, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne होता है, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 2L इक्वल्स टू, जैसे ही आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसकी वैल्यू को पुट किया, तो देखिए जैसे ही आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसकी वैल्यू को पुट किया तो आपका आ जाएगा 2 पॉइंट, कितना आएगा ऑप्शंस में, हिंट देख लेते हैं कि 2.12 इंटू 10 to the power -11, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि Q इक्वल्स टू Ne हो गया, और Q इक्वल्स टू Ne के केसेस में क्या हो जाता है Q इक्वल्स टू Ne जो आपका निकल के आया है ये आपका 3.4। अगर आप इसमें हाइड्रोजन को आपने ले लिया N इक्वल्स टू 1 ले लिया, और E इक्वल्स टू आपने 1.6 इंटू 10 to the power -90 लिया, तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो टोटल चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम्स होगा वो आपका कितना हो जाएगा, इससे 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, और ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की है, ठीक है। तो ये इस वजह से आपका कितना हो जाएगा, इस आपका निकल के आएगा 2.12 इंटू 10 to the power -11 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका होता है वो होता है आपका V, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके, तो W आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज होता है आपका Q। फोर्स की यूनिट आपकी होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आपकी मीटर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन मीटर पर कूलम्स हो गया, और दूसरी इसकी और अदर यूनिट्स में इसे बोला जाता है, इसकी अदर यूनिट्स होती है जो कमर्शियली यूज होती है, वोल्ट। तो देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं जिनमें से न्यूटन मीटर पर कूलम है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आपका वोल्ट है, ये भी करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन उपरोक्त दोनों, तो हमारा सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, क्योंकि हमें दोनों अलग अलग लगाने पड़ेंगे, इससे बेटर है हमने एक साथ ही दोनों को क्या किया है, एक साथ ही दोनों को सेलेक्ट कर लिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं dielectric potential at the surface of hollow, dielectric potential at the surface of hollow spherical conductor of radius 2 meter is a 100 volt. What will be the potential at the distance of 1 meter from the center? देखिए वैसे तो ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में जो हॉलो स्फीयर्स होता है उसमें मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, inside and on surface, electric potential inside and on surface of charge, ठीक है ना, charged conducting
कंडक्टिंग विल बी सेम, विल बी सेम। तो कैसा हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, कैसा हो जाएगा, सेम होगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साइड द electric potential inside the hollow sphere, inside the hollow sphere conductor is equal to the equal to the, ठीक है ना, पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस, potential at the surface of the conductor potential at the surface of the conductor, ठीक है ना, सेम, यानी कि V इक्वल टू कितना रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शंस देखते हैं हम, तो हमारा जो होगा 100 वोल्ट्स होगा। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्पेरिकल कंडक्टर इज, टू स्पेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, जिनके रेशियो ऑफ रेडियाई कितना है, R1 और R2 जो आपका दे रखा है 1:2 दे रखा है, ठीक है। और आपको पता है C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस, स्पेरिकल कैपेसिटर जो आपका होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है, ठीक है ना, यानी कि जो रजिस्टर आपकी C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R पर डिपेंड्स करता है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, C1/C2 इक्वल्स टू R1/R2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि एज इट इज हमारा सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जैसा कि दे रखा है, इसमें एक फिगर बना हुआ है और फिगर में मेंशन किया गया है, ये चित्र में दिखाया गया है, यानी कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में, यानी कि ए और ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। सी इक्वल्स टू, यदि हमारा लिखा है फॉलोइंग सर्किट एंड सी इक्वल्स टू 4 माइक्रो फैराड, ये सी हमारा 4 माइक्रो फैराड है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों जो सी लगे हैं ये इन सीरीज में लगे हैं, इन सीरीज, और सीरीज के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट, ये लास्ट के टू का हम बात करेंगे, तो इन सीरीज के लिए जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इस कॉम्बिनेशन से आप जैसे ही निकालेंगे आपका आ गया 1/4 प्लस 1/4, और जब आपने सी फाइंड किया तो सी आपका जो निकल के आया वो आपका 2 माइक्रो फेराड आ गया। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व होने के बाद इस पॉइंट्स पर जो आपका आएगा वो यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों का 2 माइक्रोफेरेड आ गया कॉम्बिनेशन। अब ये 2 और ये 2 आपके दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सेकंड केसेस में आपका जो होगा पैरेलल में होगा, और सी जो होता है टोटल जो पैरेलल में होता है उससे आप निकालते हैं C1 प्लस C2, पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 + 2 आपका 4 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। अब पैरेलल के बाद ये यहाँ से आपका 4 आ गया, अब फिर से वही आपकी सेम चेन वर्क कर रही है, तो थर्ड में भी आपकी कंडीशन वही होगी 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये देखिए इसमें भी आपका कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, और जैसे ही आपने इससे सॉल्व कर लिया ये आपका आ गया 4 माइक्रोफेरेड, और जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और 2 माइक्रोफेरेड आपके कैसे है दोनों की दोनों,
ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं C1 प्लस C2 के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका हो गया 4 माइक्रोफेरेड। अब ये 4 माइक्रोफेरेड हो गए, तो यहाँ पर आपको 4 माइक्रोफेरेड मिलेगा, यहाँ पर आपको 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये फोर आपके दोनों के दोनों जो लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। अब सीरीज के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 आपका होता है, तो इस केसेस के लिए आपका 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, और 1/4 प्लस 1/4 आपका ये 2 माइक्रोफेरेड्स को सी आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब लास्ट में जो आपका आएगा यहाँ पर वो 2 माइक्रोफेरेड आएगा, और 2 माइक्रोफेरेड को जैसे ही आपने सॉल्व किया तो 6 कंडीशन में जो आपका आएगा सी इक्विवेलेंट लास्ट में फाइनल आएगा ए टू बी के बीच में, वो आपका आएगा C1 प्लस C2, यानी कि आपका 2 प्लस 2, यानी कि आपका जो रिलेशन आ गया वो आपका 4 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है ना, ओके, 4 माइक्रोफेरेड आएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो 4 माइक्रोफेरेड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी। अब हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, जो प्रोजेक्ट और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है वो डिपेंड्स करता है किस चीज पर। ठीक है, ओके, चलिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, लेंथ एंड नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है हमारी, कंडक्टिविटी जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन रजिस्टिविटी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन रजिस्टिविटी के। अब कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टिविटी के, तो आपको पता है कि जैसे ही कंडक्टिविटी इनटू रजिस्टिविटी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका हो गया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इनटू रजिस्टिविटी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट्स आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट्स होगा, यानी कि ना इसमें टेम्परेचर होगा, ना आपका लेंथ होगी, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये तीनों में से कोई सा नहीं होगा, और कोई सा ना होने की वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो किसी पर नहीं, यानी कि नॉन होता है, जो नन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू रेजिस्टेंस, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहे हैं किसी भी टू रेजिस्टेंस पर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन, उनके बीच में जो हीट प्रोड्यूस होगी किस में ज्यादा होगी, ठीक है ना, ओके, हाई रेजिस्टेंस में, या फिर लोअर रेजिस्टेंस में, या फिर आपके सेम इन बोथ, या फिर आपका कांट से। देखिए, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज द अप्लाइड अक्रॉस टू रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये मान के चलिए एक रेजिस्टेंस है और ये सेकंड रेजिस्टेंस है, अब अगर आप इन्हें, आपने इसे वी वोल्ट से कनेक्ट किया है, ठीक है, आपने इसे वी वोल्ट से कनेक्ट किया, और सेकंड को भी आपने वी वोल्ट से कनेक्ट किया है, ओके, वी वोल्ट से, ये आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया, ठीक है, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन। अब देखते हैं कि जो आपको पता है हीटिंग इफेक्ट, इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट जूल्स हीटिंग इफेक्ट लग जाएगा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो आपका होता है वो आपका होता है H इक्वल टू, जो आपकी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी जो आपकी होती है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टीवी होती है, ठीक है। अब पोटेंशियल्स आपके दोनों केसेस में कैसे हैं, सेम है, पोटेंशियल्स आपके दोनों केसेस में कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें हायर रेजिस्टेंस होगा, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हायर होगा, उसमें कैसा हो जाएगा कि मुझे दिखाई दे रहा है हीट किस में ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, और एक्चुअली इसी में भी ऐसा ही होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हीट के लिए एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के, ठीक है ना, अगर पोटेंशियल्स आपके कॉमन है दोनों केसेस में, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। मुझे दिख रहा है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है वो हीट के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
और एनर्जी के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी हीट कैसी होगी, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है उसके हीट की जो आपकी वैल्यू होती है, मोर हीट इन द केस ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी हीट लो होगी, और जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसकी हीट कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, ओके। तो देखिए जिसका रेजिस्टेंस लो होगा यानी कि लोअर रेजिस्टेंस होगा उसकी हीट कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दे रखा है द एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, यानी कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका दे रखा है ए। ठीक है, दोनों के लिए, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, आपकी प्लेट्स की डिस्टेंस दे रखी है डी, ओके। फ्रॉम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इसके अंदर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका दे रखा है ई, ओके। अब आपको पता है फर्स्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज गिवन होता है, सेकंड प्लेट को आप अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट किया, ओके। तो आपको एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आप देखिए जब आप एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं तो एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी होती है, कैपेसिटर एनर्जी वो आपकी U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर के इक्वल होती है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो होता है आपका वो C इक्वल टू आपका होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, और V जो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका बराबर होता है E डॉट D के। ठीक है, ओके। आपने जैसे ही इस वैल्यू को पुट किया आपका आ गया 1/2, ठीक है, ओके। इसमें आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इधर आपका आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर, ओके। एक D से D कैंसिल आउट हो गया, U इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, ओके, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। अब ये C आपको पता ही है कि किस तरीके से आता है, क्योंकि इनसाइड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स आपकी होती है ये, और आपको पता है सिग्मा यू टू आपका होता है Q अपॉन A। तो E इनक्लोज केसेस में आपका जो होता है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट्स होता है, और E इक्वल टू आपका होता है V अपॉन D के इक्वल, तो V इक्वल टू आपका हो जाता है E इंटू D, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया और इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया, जैसे आपने वैल्यू पुट किया आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा U इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 होगा वो हमारा किस तरीके से है, देखिए ध्यान से कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 4 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 4 ओम है, ठीक है। व्हेन इट स्ट्रेच टू डबल न्यू रेजिस्टेंस विल बी वायर। देखिए कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर्स का कभी वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसे स्टेप फर्स्ट में, देखते हैं कि क्या करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने किया कि वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल। हमने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स को दोनों को इक्वल रखा। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इनटू एरिया, ये हमारा होता है लेंथ इनटू एरिया, ये इनिशियल हो गया, और लेंथ इनटू एरिया ये हमारा हो जाएगा फाइनल, ठीक है, ओके। अब देखिए जो हमारी फाइनल लेंथ थी वो इनिशियल लेंथ की आपने कितनी कर दी है, डबल कर दी है, तो ये आपका हो जाएगा 2L के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया की भी बात करेंगे कि जो एरिया होगा फाइनल एरिया वो A/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में जो स्टेप सेकंड है हमारा उसमें जो आपका, ठीक है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही होता है। अब R इक्वल टू रो एल अपॉन ए था, ओके। अब न्यू रेजिस्टेंस जो आपका था, न्यू रेजिस्टेंस
और न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रो एल डैश अपॉन आपका होगा ए डैश। अब देखिए रो की जगह पर आपने रो लगा दिया, एल डैश की जगह पर आपने क्या लगाया 12, और ए डैश की जगह पर आपने कितना लगाया, ए लगाया 2 ऊपर गया, तो 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 रो एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए आप जानते हैं, क्योंकि रो एल अपॉन ए आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है, तो आप लिख सकते हैं जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो आपका 4 टाइम्स होगा ओल्ड रेजिस्टेंस से, और ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपकी गिवन है वो आपकी 4 ओम है, ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इनिशियल। तो आर डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 ओम। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 16 ओम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, करेक्ट आंसर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी, ठीक है, यानी कि विभव मापी के तार के प्रतिरोध, तार के पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए, जब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखकर बता सकता हूँ कि द रेजिस्टेंस of the potentiometer, the resistance of the potentiometer should not, ठीक है, change much with the time, with the increase of temperature, increase of temperature, with the increase of temperature, therefore, ठीक, therefore अल्फा, अल्फा जो आपका होता है वो कोफिशिएंट होता है, अल्फा शुड बी लो, एंड, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, शुड बी हाई। तो आपका अल्फा कैसा होगा, शुड बी लो, लो होगा, यानी कि आपका लो होना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। चलिए, अल्फा शुड बी लो एंड रेजिस्टिविटी शुड बी, आपके रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज द पोटेंशियोमीटर शुड बी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी, यानी कि रेजिस्टिविटी हाई होगी, तो नहीं, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो अल्फा शुड बी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ओके, लो, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग फिगर अब मीटर ब्रिज इज द बैलेंस कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस इज। देखिए इसमें एक डायग्राम है, जो कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास मान के चलिए एक मीटर ब्रिज है, ये आपके पास मीटर ब्रिज है, और इसमें एक इस तरीके से वायर है जिसकी बैलेंसिंग कंडीशन आपको फाइंड हो रही है, और इसमें जो एक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि आपका 55 ओम का है, यहाँ पर आपका एक कोई भी रेजिस्टेंस आपका ये कुछ भी लगा हुआ है, जैसे कि आपका ये आपका क्यू है जो कि पता नहीं है, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के यहाँ पर जो एक वायर है वो वायर को कनेक्ट करता हुआ गैल्वेनोमीटर को यहाँ टच किया,
तो इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन आई है, ये बैलेंसिंग ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन according to the Wheatstone bridge, according to the Wheatstone bridge, according to the balancing condition Wheatstone bridge आपका क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। मैंने इसे P मान लिया, इसे Q मान लिया, इसे R मान लिया, और इसे जो बचा हुआ रिमेनिंग था जो आपका S ये आपका हो गया 100 माइनस 20। 100 क्या हो गया, क्योंकि ये टोटल जो मीटर ब्रिज में टोटल लेंथ होती है ऑफ द वायर की, ये 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ओके, देन मैंने क्या किया, P की जगह पर मैंने P की जगह पर आपकी वैल्यू पुट की है, कि P की जगह पर मैंने वैल्यू पुट की 55, Q मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, R की जगह पर मैंने पुट किया 20 सेंटीमीटर, और S की जगह पर पुट किया 100 माइनस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q इधर आ गया 55 इंटू आपका ये आपका आ गया 80, 80 अपॉन आपका हो जाएगा 20, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो गया 55 का 4 जा कितना होता है 220 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 220 ओम। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो ए है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है वो किस पर बेस्ड है, तो देखिए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो है अलजेब्रिक सम ऑफ आई इक्वल्स टू 0, ये आपके चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। और जो सेकंड लॉ आपका है समीशन ऑफ ई इक्वल्स टू समीशन ऑफ आई आर, ठीक है, यू इक्वल्स टू आपका हो जाता है 0, या फिर आप ठीक है ना, समीशन ऑफ आप इससे बोल सकते हैं 0, ये आपका सेकंड लॉ है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए, कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट थे उनके लिए दिया गया था, ठीक है ना, इसे लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल कहते हैं, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। यानी कि देखिए पहला कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड एनर्जी, पहला गलत हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी सेकंड हमारा करेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस ये हो ही नहीं सकता। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम पहुंचते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट, क्वेश्चन नंबर 16, in a potentiometer circuit balancing length of the resistance wire of cell electromotive force E and negligible internal resistance। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का, जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, ठीक है। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका है, रेजिस्टेंस ये आपका नेग्लिजिबल है, कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। तो देखिए जो आपका E1 होगा वो इक्वल टू आपका के L1 के हो जाएगा, जो आपका E2 होगा वही आपका के L2 के हो जाएगा, और दोनों की दोनों को कैसा लगाया गया है, अब देखिए पैरेलल टू द सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब दोनों सेलों को पैरेलल लगाया गया है, तो आपका न्यू बैलेंसिंग जो लेंथ होगी, न्यू बैलेंसिंग लेंथ होगी वो कहाँ से होगी, इधर देखिए, अगर टोटल ईएमएफ ऑफ सेल है दोनों को पैरेलल लगाया गया है तो आपका टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, और इसमें बैलेंस ऑफ सेल, ठीक है। ओके, अगर आप इसे बैलेंस में लगाना चाहते हैं तो आपका न्यू जो होगा सेकेंडरी, तो सेकंड वाला क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, अलग अलग लगाए जाएंगे तो आप देख सकते हो कि सेम ही होगा। अगर न्यू लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन सॉरी 1/E1 अपॉन 1/E2, पैरेलल में लगाया गया है, पैरेलल में क्या होता है 1/E1
प्लस 1/E2। ठीक है, तो आपका जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसी केसेस में आ जाएगा आपका कि E1 E2 उसके इक्वल आ गया, तो E1 E2 हो जाएगा E1 E2 अपॉन E1 प्लस E2। ओके, अब इसी तरीके से जैसे कि ये वैल्यू बढ़ चुकी है, उसी तरीके से आप लेंथ को भी बांट देंगे कि लेंथ के लिए जब दोनों का पोटेंशियल हाई हो जाएगा उस केसेस में जो हमारे पास